नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। आज हम लोग जानेंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या है, क्या इसके कारण है, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं, क्या इसका डायग्नोसिस है तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को लंग्स की टीबी के नाम से जाना जाता है या इसको फेफड़ों की टीबी के नाम से भी जान सकते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस अगर आप देखें तो ये एक हाईली इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज होती है। इसका मतलब है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस काफ़ी गंभीर बीमारी होती है जिसका इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल सकता है और ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, इसीलिए इसको हाईली इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज के नाम से जाना जाता है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। क्षय रोग का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन या मतलब किसी चीज़ का नष्ट होना। इसमें क्या होता है, हमारे जो लंग्स हैं वो नष्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस कंडीशन को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। इसमें लंग्स के सेल्स या टिश्यूज डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक टीबी का पेशेंट लगभग 10 से 15 लोगों को टीबी दे सकता है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लगभग 16 लाख लोग प्रतिवर्ष टीबी के द्वारा मर जाते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कंप्लीटली क्योरेबल डिजीज है, मतलब इसका यदि समय रहते टीबी का ट्रीटमेंट लिया जाए तो इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। पेशेंट अपनी पूरी जिंदगी बड़े आराम से जी सकता है। बहुत से पेशेंट ट्रीटमेंट प्रक्रिया के दौरान ये सोचते हैं कि जब उनका ट्रीटमेंट से पहले एक्सरे निकलवाया जाता है चेस्ट का, तो उनको जो एक्सरे दिखाई देता है उसमें बहुत सारे आपको व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं। वह यह सोचते हैं जब उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका होता है, वो पूरी तरह ठीक हो चुके होते हैं, अब उनका जब एक्सरे वही दोबारा लिया जाता है तो वो सोचते हैं उनका एक्सरे जो एक सामान्य व्यक्ति का एक्सरे होता है, अगर उसको कंपेरिजन करके देखें तो वो ये सोचते हैं कि ये एक्सरे बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा एक नॉर्मल व्यक्ति का है। तो यहाँ पर ये उनकी ये सोच गलत है, क्योंकि हम लोग यहाँ टीबी के ट्रीटमेंट में केवल टीबी के बैक्टीरिया को किल करते हैं, न कि उसके ऑर्गन को रीजनरेट करते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनका रीजनरेशन नहीं होता है। केवल एक लीवर एक ऐसा पार्ट है जिसका रीजनरेशन लगभग 25% होता है। और कुछ अगर हम बात करें जैसे स्किन है या हमारे जो नाखून है या हमारे बाल हैं, इनका थोड़ा सा रीजनरेशन हो सकता है, बट बॉडी के और जितने पार्ट्स हैं उनका रीजनरेशन नहीं हो सकता। इसीलिए आप लोग जानते हैं हमने आज जैसे किडनी का ट्रांसप्लांटेशन है या हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन है या लीवर का ट्रांसप्लांटेशन, ये सारे किए जाते हैं क्योंकि ये हमारे जो अंग होते हैं इनका दोबारा से निर्माण नहीं हो पाता है। तो यहाँ इसी तरह टीबी वाले केस में जो एक्सरे ट्रीटमेंट से पहले होता है वही एक्सरे सेम आपको ट्रीटमेंट के बाद भी दिखाई देता है। अब देखिए आप लोग जो वाइट पैचेज की बात करते हैं कि जैसे आप जैसे सपोज करिए जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं, अगर इसको हम लोग इसका फोटो लेते हैं तो आपको 5 उंगलियां ही दिखाई देंगी। अगर सपोज करिए किसी पेशेंट की 4 उंगलियां हैं तो 4 उंगलियों में अगर जो 4 उंगलियां तो आएंगी, लेकिन जो 5वीं उंगली है उसकी जगह पर आपका पीछे का बैकग्राउंड आता है। बैकग्राउंड अगर हम अपनी बात करें तो हमारे जैसे पीछे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, तो बैकग्राउंड में क्या आएगा, 4 उंगलियां आएंगी, 5वीं उंगली की जगह व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आता है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर लंग्स का जो पार्ट डैमेज हो चुका है या नष्ट हो चुका है, वहाँ पर लंग्स का पार्ट न दिखाई देके आपको वहाँ पर व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का कारण क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा होता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस बैक्टीरिया के कारण टीबी की बीमारी हो जाती है। पल्मोनरी टीबी के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी वीक हो जाता है और पेशेंट को इन्फेक्शन चांसेस काफ़ी अधिक हो जाते हैं। आइए हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का ट्रांसमिशन कैसे होता है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एक एयरबॉर्न डिजीज है और इसमें जो इसका ट्रांसमिशन होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होता है। ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं, ये एक माइक्रो ड्रॉप्स होती हैं। जब हम लोग बोलते हैं उस वक्त ये ड्रॉप्स इनविजिबल होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये जब अब कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति जब सांस लेता है या तो उस दौरान वो उसके अंदर चली जाती हैं, इसलिए ये इसका इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहलाता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कई तरह से फैल सकता है, जैसे जब कोई पेशेंट टीबी का है, यदि वो बोलता है, खांसता है, छींकता है या थूकता है, उस वक्त जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आता है उसे टीबी होने के चांसेस काफ़ी अधिक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने की है, उसमें वही व्यक्ति को टीबी हो सकती है जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है।
अब हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के निम्न साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला साइन सिम्टम है हमारा फीवर। पेशेंट को अक्सर फीवर बना रहता है, लेकिन ये फीवर दिन के समय तेज होता है, तो रात में ये फीवर काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए इसमें आप पेशेंट को नाइट स्वेट, मतलब पेशेंट को रात में पसीना काफ़ी अधिक आता है। नेक्स्ट हमारा साइन सिम्टम है पेशेंट को खांसी बहुत आती है। खांसी में बलगम भी हो सकता है, कभी कभी खांसी में खून भी आ सकता है। तो पेशेंट को जो खांसी आती है लगभग 2 से 3 हफ्ते तक खांसी आ सकती है। टीबी के पेशेंट को भूख नहीं लगती है। टीबी के पेशेंट का वेट काफ़ी कम हो जाता है। पेशेंट को डायरिया की शिकायत रहती है। पेशेंट का जी मचलाता है। पेशेंट को उल्टियाँ भी हो सकती हैं। पेशेंट को बहुत वीकनेस फील होती है। पेशेंट को हमेशा थकान रहती है। पेशेंट को बेचैनी फील होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आपको देखने को मिल सकता है। पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट जब सांस लेता है तो उसकी सांस में सीटी की आवाज़ आती है, इसको वीजिंग बोलते हैं। पेशेंट को फीवर के समय ठंड लग सकती है। टीबी के पेशेंट में खास सिम्टम आपको देखने को मिलता है। वो सिम्टम ये है, कभी भी आप देखेंगे तो उस कान के पीछे या बैक साइड में कुछ आपको ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं, इसको लिम्फ नोड्स कहते हैं। लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है। ये खास सिम्टम आपको देखने को मिल सकता है। इन सबके अलावा अगर हम देखें, बहुत से टीबी के पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं जिनमें किसी प्रकार कोई सिम्टम नहीं होता है। आइए हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को निम्न प्रकार डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, नंबर सेकंड हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा, पेशेंट का चेस्ट का एक्सरे कराया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पेशेंट का मांटू टेस्ट कराया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पेशेंट का स्पुटम एग्जामिनेशन फॉर AFB करा सकते हैं। पेशेंट का स्पुटम कल्चर कराया जा सकता है। अगर हम लोग रिलायबल टेस्ट की बात करें तो टीबी का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है हमारा स्पुटम टेस्ट फॉर AFB। AFB का यहाँ पर मतलब है एसिड फास्ट बैसिलस या बैसिलाई। एक्चुअली होता क्या है, जो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, जो कि कंसनट्रेट H2SO4 के द्वारा भी किल नहीं होता है, इसलिए इसको AFB के नाम से जाना जाता है। ये इसकी एक बहुत ही विश्वसनीय जांच होती है जिसके द्वारा टीबी को हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर हम मांटूस टेस्ट की बात करें तो इसकी विश्वसनीयता पर बहुत से प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं पहले से ही, इसलिए इस टेस्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट हमारा होता है स्पुटम टेस्ट फॉर AFB। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। आइए जानते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सभी सरकारी अस्पतालों में टीबी का ट्रीटमेंट बिल्कुल निःशुल्क है। आज से अगर कई साल पहले की बात करें तो टीबी का ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलता था, जैसे लगभग 9 महीने से लेकर 1 साल तक का ट्रीटमेंट होता था। मगर आज के टाइम की अगर बात करें तो ये ट्रीटमेंट अब 6 महीने से लेकर 8 महीने तक का हो गया है। गवर्नमेंट ने RNTCP के तहत एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था डॉट्स थेरेपी के अंतर्गत ये ट्रीटमेंट 6 से 8 महीने का होता है। डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट को अपने सामने ही दवा खिलाते हैं। टीबी के ट्रीटमेंट की खासियत यह है, यदि कोई पेशेंट सही वक्त पर ट्रीटमेंट लेता है तो उसको कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है, क्योंकि टीबी जो है बिल्कुल कम्प्लीटली क्योरेबल डिजीज है। आइए हम बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। टीबी के ट्रीटमेंट में निम्न मेडिसिन यूज की जाती हैं, जैसे रिफेंसिन, दूसरा है हमारा आइसोनेक्स या आइसोनियाजिड, थर्ड हमारा पायरिजानामाइड, नेक्स्ट हमारा इथम्ब्यूटाल, लास्ट है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन। टीबी के ट्रीटमेंट में सबसे खासियत यह है, यदि आपने इलाज बीच में छोड़ दिया है फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए टीबी का ट्रीटमेंट अगर एक बार स्टार्ट करें तो उसको बीच में बिल्कुल न रोकें, पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद ही दवा बंद करें, तभी पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो सकता है। अब हम बात करते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट की। टीबी के पेशेंट को क्या क्या सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना चाहिए, आइए बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है, पेशेंट को दवाएं जो है बिल्कुल सही समय पर देनी चाहिए। टीबी का पेशेंट काफ़ी वीक होता है, इसलिए उसको हाई कैलोरी डाइट देनी चाहिए। टीबी के पेशेंट को जितने भी ऑयली फूड्स हैं, जितने भी स्पाइसी फूड्स हैं या फास्ट फूड है, इन सब से परहेज करना चाहिए। टीबी के पेशेंट को अल्कोहल और स्मोकिंग से परहेज करना चाहिए। टीबी के पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए। टीबी के पेशेंट के कपड़े, बर्तन तथा उसका जो भी सामान है वो उसका बिल्कुल अलग होना चाहिए, तथा उसको खांसते समय हमेशा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए या हैंकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। टीबी के पेशेंट को इधर उधर नहीं थूकना चाहिए, उसके स्पुटम को कलेक्ट करके जमीन के अंदर गाड़ देना चाहिए। टीबी के पेशेंट का स्पुटम एग्जामिनेशन रेगुलर इंटरवल पर होना चाहिए। टीबी से बचाव के लिए बच्चे के जन्म के बाद उसे BCG का वैक्सीन लगवा देना चाहिए। ये था हमारा छोटा टॉपिक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।